गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये आपका फिजिक्स का सेकंड टॉपिक है, मैकेनिक्स यांत्रिकी। पहले वीडियो में हमने डाला था आपका पहला जो टॉपिक था आपका मेजरमेंट, तो आप देख सकते हैं वीडियो प्लेलिस्ट में। तो ये हमारा एनसीईआरटी का है। तो आइए हम लोग देखते हैं यांत्रिकी से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट वन लाइनर के फैक्ट के रूप में दिया हुआ है। तो पहला आपका कहता है कि प्रक्षेप्य गति है ना को दीर्घतम परास यानी मैक्सिमम रेंज प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो मैकेनिक्स की बात करते हैं तो अगर आप पढ़े होंगे तो अगर यहाँ से कोई चीज़ आप फेंकते हैं, ठीक है, बॉल या ऑब्जेक्ट, तो किस एंगल में फेंकेंगे कि ये आपका मैक्सिमम रेंज को कवर करेगा। मतलब रेंज ये हो गया। अगर कुछ लोग इस एंगल पर भेजेंगे कि यहाँ ड्रॉप होगा, कुछ यहाँ कुछ यहाँ, तो मैक्सिमम रेंज को कवर करेगा वो कौन सा एंगल है, तो आपका हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है ना। प्रक्षेप्य गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी, तो मैक्सिमम आपका 45 डिग्री। ठीक है। अगला कहता है कि मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। न्यूटन थर्ड लॉ की बात किया गया कि अगर ये नाव है तो अगर यहाँ से आप इधर कूदते हैं तो नाव क्या होता है, पीछे आ जाता है। तो आपने क्या किया, आगे कूदा तो रिएक्शन पीछे मिला, तभी तो सपोर्ट मिला। तो वही है आपका न्यूटन थर्ड लॉ। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, तो आपका बल के बराबर। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, तो बल के बराबर। सब आपका क्वेश्चन के फॉर्मेट में ये दिया हुआ है वन लाइनर के तौर पे। अगला है आपका न्यूटन का प्रथम नियम किसे प्रभावित करता है, परिभाषित करता है, तो आपका जड़त्व इनर्शिया को। ठीक है ना। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है, तो जड़त्व इनर्शिया को। प्रक्षालन मशीन वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आप केंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है ना। प्रक्षालन मशीन वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये आपका हो जाएगा अब केंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। प्रक्षालन मशीन वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अब केंद्रीय बल। नेक्स्ट कहता है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है, तो क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो कहते हैं फ्रिक्शन आपका की डिसएडवांटेज है, तो कहीं कहीं एडवांटेज भी है। विदाउट फ्रिक्शन वी कैनॉट वॉक। तो बर्फ पे क्या है कि फ्रिक्शन कम होता है एज कम्पेयर टू रफ सरफेस। तो सड़क क्या हमारा थोड़ा रफ होता है तो उस पर चलना आसान होता है। तो देख लिए होंगे आप, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है, तो क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। आगे कहता है न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम, तो गति का प्रथम नियम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। ठीक है ना। गति का प्रथम नियम क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उसे पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है द्वितीय नियम कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। ठीक है ना। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है तृतीय गति का नियम कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन। इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ऊर्जा संरक्षण एनर्जी कंजर्वेशन से क्या आशय है। ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है। देखे होंगे कभी कभी कोई चीज़ गिरते हुए जलता हुआ हमें नजर आता है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि क्या है कि एक लेवल तक एक लेयर तक क्या है कि एटमॉस्फेयर नहीं होता है तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही पृथ्वी के एटमॉस्फेरिक लेवल में एंटर करता है तो क्या होता है, फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो
फ्रिक्शन एक्चुअली वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो वायु के घर्षण के कारण क्या होता है, जलना शुरू हो जाता है। ठीक है। ग्रहीय पिंड की परिक्रमण गति ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल है, तो आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। जो हमारा सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह जो आपका रोटेट करते हैं ना अपने अपने ऑर्बिट में, तो वो कौन सा फोर्स है जो उनको एक स्टेबल ऑर्बिट में मेंटेन करने को फोर्स करता है, तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल। ठीक है। दूध मथने के पश्चात क्रीम को दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है, मतलब यही समझिए कौन सा फोर्स काम करता है, तो अपकेंद्रीय फोर्स, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्रीम दूध वाला क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल, और सूर्य वाला क्या होता है, सेंट्रीपिटल। ठीक है। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं, तो वायु प्रक्षोभ, विंड आउटबर्स्ट। ठीक है, विंड आउटबर्स्ट। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। आगे कहता है कि किसी पिंड के संवेग, मोमेंटम और वेग वेलोसिटी के अनुपात से प्राप्त क्या कहलाता है। ठीक है ना, किसी पिंड के संवेग, मोमेंटम और वेग वेलोसिटी के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है, तो द्रव्यमान हो गया, मास। किसी पिंड के संवेग, मोमेंटम और वेग वेलोसिटी के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है, द्रव्यमान, मास। त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र क्या है, तो v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है। त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र क्या है, v माइनस यू अपॉन टी। ए हो जाएगा त्वरण, v हो जाएगा अंतिम वेग, u हो जाएगा आरंभिक वेग, और t हो जाएगा समय अंतराल। आगे कहता है तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर। ठीक है, तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा, तो परवलयी वर्गाकार। ठीक है ना, तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा, तो परवलयी वक्राकार। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण एक्सेलरेशन सदैव होता है, तो उपस्थित रहता है। ठीक है ना, एक समान अगर वृत्तीय गति पर त्वरण हमेशा उपस्थित रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड या कागज पर हम लोग लिखना संभव हो पाता है, तो आपका फ्रिक्शन, घर्षण। नेक्स्ट कहता है न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम, गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। ठीक है, गति का प्रथम नियम क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे रुका हुआ है, ठीक है, एक बॉडी यहाँ रुका हुआ है तो रुकना ही पसंद करेगा। कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना पसंद करेगा। जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा नहीं तो ये आगे बढ़ेगा नहीं, और जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा नहीं तो ये रुकेगा नहीं। तो ऐसा क्या है कि बॉडी जो मूव करता है वो रुक जाता है, तो ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर बॉल को आपने फेंक दिया सरफेस पर तो एक समय के बाद रुक जाएगा, रुकना तो नहीं चाहिए न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो अगर इसी को फ्रिक्शनलेस बॉडी पे डाल दीजिएगा ना तो ये रुकेगा ही नहीं, हमेशा कंटिन्यू मूव करता रहेगा। तो वही है कि यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। मतलब एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगाया जाए तब तक वो बॉडी रेस्ट तो रेस्ट, मोशन तो मोशन। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना। चलती गाड़ी है, ठीक है, अगर वो रुक गया तो अब क्या है कि आदमी तो गाड़ी के साथ आगे मोशन कर रहा था, लेकिन गाड़ी रुक गया, आदमी तो नहीं रुका ना, आदमी तो मोशन करना पसंद कर रहा है। तो अब क्या है कि उसका पोर्शन आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है। पेड़ से फल टूट कर नीचे गिरना। ठीक, कपड़े को डंडे से पीटने पर धूल कणों का अलग होना। ठीक है, दैट इज इनर्शिया। सेकेंड लॉ कहता है मोशन, द्वितीय नियम, कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है, क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन,
पर लगाए गए बल, ठीक है, एग्जर्टेड फोर्स समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। संवेग परिवर्तन की दिशा बल की अनुदिश होती है, दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आपका कहता है कि गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, इसलिए कि ताकि उसको चोट ना लगे, ठीक है ना। तृतीय नियम का नियम, तृतीय गति का नियम क्या कहता है? तृतीय गति का नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसमें कहता है बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का पुश लगता है। रॉकेट वायुयान की गति है और चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना, ठीक है, चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना। तो क्या कहता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। बंदूक से गोली चला निकालते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। कभी बंदूक चलाए होंगे तो देखे होंगे पीछे की ओर रिएक्शन भी होता है, क्यों? एक्शन आगे ज़्यादा होता है। रॉकेट जो उड़ता है तो देखते हैं पीछे अपना फ्यूल, बर्न फ्यूल को नीचे की ओर पुश करता है, तो इससे क्या है कि बॉडी उसका आगे पुल होता है, ठीक है, खींचना और खिंचवाना। चप्पू चलाने वाले नाव का आगे बढ़ना, ठीक है, नाव है ये सुपर डेट, तो ये क्या करता है पानी को पीछे करता है, तो रिएक्शन के तौर पे नाव आगे जाता है। तो यही है आपका न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से क्या आशय है, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण। तो यू नो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? तो ऊपर था ही कि वायु के घर्षण के कारण। फिर है आपका कि ग्रहीय पिंडों का परिक्रमण गति ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण से प्रभावी बल है, तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। दूध मथने वाला जो क्रीम है केंद्रीय बल, और वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? तो विंड आउटबर्स्ट। और रॉकेट आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। सरल आवर्त गति क्या कह रहा है? सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? तो प्रत्यवस्था एवं जड़त्व या दोनों की। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो हुक के नियम। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? हुक के नियम। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल ब्रेकिंग फोर्स कितना होता है? तो 4 गुना, ठीक है। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल ब्रेकिंग फोर्स कितना लगाना होता है? 4 गुना। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ठीक है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अब हम लोग देखते हैं आपका प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तो इसमें क्या ट्रिक है आपका? याद रखिए फले, क्या है? फले, FLE। ये आपका हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड और ये हो गया आपका थर्ड। तो फर्स्ट हो गया प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय हो गया सेकेंड श्रेणी के उत्तोलक और थर्ड हो गया तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तो फले मतलब हो गया फलक्रम, लोड और एफर्ट। ये हमेशा फर्स्ट में फलक्रम मिडिल में रहेगा, सेकेंड में लोड मिडिल में रहेगा और थर्ड में एफर्ट मिडिल में रहेगा, ठीक है। इतना याद होगा आपको, ठीक है। तो प्रथम में क्या बताया कि फलक्रम बीच में, फलक्रम का मतलब होता है दो चीज़ों को जोड़ने वाला, ठीक है। तो कैंची को आप देखा होगा, कैंची कुछ इस प्रकार का होता है। तो बताया मैंने फर्स्ट में फलक्रम बीच में होता है, ये दो चीज़ों को जोड़ रहा है, ठीक है। तो जो फलक्रम बीच में होगा किसी भी मटेरियल में, किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो आपका हो जाएगा फर्स्ट टाइप का लीवर। तो कैंची हो गया हैंड पंप भी आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह का सपोर्ट रहता है, तो यहाँ से यहाँ, तो फलक्रम बीच में होता है। साधारण तुला भी देखे होंगे आप इस तरीके से, तो फलक्रम बीच में। और प्लास भी ऐसे ही कुछ रहता है। तो जिसका फलक्रम बीच में होगा फर्स्ट टाइप होगा। सेकंड में क्या बताया मैंने कि लोड बीच में होना चाहिए, लोड दैट इज आउटपुट।
जिससे हम आउटपुट ले सकें। तो सरौता नींबू निचोड़ने वाली मशीन, नींबू निचोड़ने वाली मशीन कैसे होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट होता है, डेट इज लोड। मतलब नींबू को यहीं रखते हैं और यहाँ फलक्रम होता है, ये आपका एफर्ट लगाते हैं, तो इससे क्या हमारा आउटपुट निकलता है, नींबू का रस। तो जो लोड बीच में होगा, आउटपुट बीच में होगा, सेकंड श्रेणी का उत्तोलक होगा। तो श्रोता नींबू निचोड़ने वाली मशीन। तृतीय श्रेणी मतलब हो गया आपका कि एफर्ट होना चाहिए बीच में, तो स्टेपलर, ठीक है। स्टेपलर को देखे होंगे आप, ध्यान दिए होंगे, तो इस तरीके से होता है, या पिन मारने वाला। तो हम लोग एफर्ट अंगुली के द्वारा यहाँ लगाते हैं, ठीक है। एफर्ट मतलब हो गया इनपुट, फलक्रम यहाँ हो गया और आउटपुट यहाँ हो गया। तो जो बीच में हो गया डेट इज एफर्ट। तो जो भी बीच में एफर्ट होगा वो थर्ड टाइप का उत्तोलक हो जाएगा, ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ लीवर। तो स्टेपलर, चिमटा और मनुष्य का हाथ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि पेचकस जो होता है स्क्रू ड्राइवर के द्वारा पेंच घुमाना और दरवाजे के हत्थे का कब्जे से दूर लगाना, ठीक है, टॉर्क बल आघूर्ण के उदाहरण है, ठीक है ना। पेचकस कहता है स्क्रू ड्राइवर के द्वारा पेंच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे या कब्जे से दूर लगाना बल आघूर्ण बल टॉर्क के उदाहरण है, ठीक है। तो यही था आपका मैकेनिक्स से रिलेटेड, आपने देखा होगा सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। तो ज़्यादा तो करना ही है लेकिन कम भी नहीं करना है, तो इसलिए इतना तो आपको कर ही लेना चाहिए। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।